जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जीडी के लिए मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट का देखिए कंटेंट मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि कंटेंट कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, बट कंटेंट ज़्यादातर वो रहता है जो बेहतरीन पब्लिकेशन हो, अच्छे पब्लिकेशन हो, तो वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। तो मैं आपको जो करा रहा हूँ वो घटना चक्र पब्लिकेशन ने 10 एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट दे रखे हैं। वही पैटर्न पे, नए वाले पैटर्न पे। नया पैटर्न क्या, पहले क्या हुआ करता था कि 100 क्वेश्चन आते थे। अब मिनट कितने हो गए? 60। इस समय जो आ रहा है आपका पैटर्न, आपको सबको पता है 60 मिनट में कितने क्वेश्चन है। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आप एक काम कीजिए कि घटना चक्र पब्लिकेशन की छोटी सी किताब आ रही है, 90 रुपये की है, 20% डिस्काउंट, 72 रुपये मिल जाएगी। तो 72 रुपये किताब मिल जाएगी, उससे आप प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन तो लगाना ही लगाना है, लेकिन 2-4 ऑफलाइन लगा लो। ऑफलाइन में क्या है, देखिए ऑनलाइन में आपको क्या होगा, जब आप लगाएंगे तो आपको जितने तरीके से जिस कॉन्सेप्ट को जैसे भी आता था वो कर पाएंगे, मतलब जैसे भी तोड़ना आता था वो तोड़ देंगे। बट यहाँ पर जो मैं करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका सिखा रहा हूँ। मैं ये सिखा रहा हूँ आपको लिए कि इस क्वेश्चन में आप कैसे समय को बचा सकते हैं, ये तरीके से। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मैथ्स में भी 20 रहते हैं, रीजनिंग में 20 रहते हैं। और एक काम करेंगे, अगर हम एक ही क्लास में 40 क्वेश्चन करेंगे, क्लास हो जाएगी थोड़ी ज़्यादा लंबी। तो हम क्या करेंगे कि एक क्लास में एक ही करेंगे, या तो मैथ्स करेंगे या रीजनिंग करेंगे, ठीक है। तो पहला एक मैथ्स का मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, ये दूसरा वाला मैथ्स का है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि 20 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का क्या तरीका अच्छा होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता था, उस पर बात करेंगे, है ना। लाइए फिर भाई साहब, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि पहली संख्या, इसको थोड़ा सा नीचे रखिए, पीछे ऊपर के लिए जगह छोड़ दीजिए। कह रहा है यदि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, यानी कि पहली संख्या को ए मान ली, जिसका कितना परसेंट, और परसेंट का साइन हटता है तो 100 आ जाता है। एक संख्या का 45% दूसरी संख्या को बी मान ली, जिसका कितना है 2/3, ए वाली बात कही है। और आपसे ए और बी का रेशियो पूछा है, तो चलो ए और बी का रेशियो निकालते हैं। तो ए बटा बी इधर हो जाएगा, वो 2/3 था, ऊपर 100 पहुंच जाएगा, नीचे 45 हो जाएगा। अब काटा पीटी चालू करें, 5 से काट दो, 20 आ जाएगा, 5 से काट दो, 9 आ जाएगा। ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 27। तो आखिरकार ए और बी इनका रेशियो क्या आ गया, 40 और 27। इस सवाल का रहा आपका आंसर कि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। पहली संख्या ए मान ली, उसका 45% यानी कि 45/100, दूसरी संख्या क्या मान ली, बी, जिसका 2/3, और सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है 40/27। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका ब्रेकअप वाला तरीका याद है आपको? ब्रेकअप वाला तरीका याद है? तो ब्रेकअप वाला तरीका क्या कहता है, मेरी बात को सुनो। यहां पर 20 दिख रहा है ना साहब? नहीं दिख रहा है? या ए के साथ में देखो, मेरी बात यहीं पे सॉल्व कर सकते थे इस सवाल को। ये तो मैंने पूरा बना दिया, अब आप इसमें क्या आसानी से बना सकते थे, क्या नहीं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हो गया ना? इसमें एक चीज और सोच सकते थे, ये सोच सकते थे कि डायरेक्ट ही ये चीज अगर अपने दिमाग में आ जाती तो 9 और 20 यहीं पे सोच लिया करो आंसर। एक स्टेप को, जब तक स्टेप स्किपिंग सीखोगे नहीं, स्टेप स्किपिंग आएगी नहीं। जब तक स्टेप स्किपिंग सीखोगे नहीं, स्टेप स्किप, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ा तीर मार दोगे। हाँ, तीर लग जाएगा, 1-1 सेकंड करके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, लग जाएगा। अब ए और बी यहीं पे देखो, मैं ये चाहता हूं कि ए और बी का रेशियो यहीं देखो कि ए का रेशियो क्या होगा, बी का रेशियो क्या होगा, यहीं पर देखो, ना कि लिख के। 9 3 27, 20 दूनी 40। अब ए के साथ में कौन है 27? ए के साथ में कौन है? अरे 27 ए बराबर 40 बी है। और हमें पता है जब ब्रेकअप लगाते हैं, जिसके साथ में ए के साथ में कौन है 27, और ब्रेकअप होगा तो 27 कहां पहुंच जाएगा, सबसे दूर। तो ए और जो बी का रेशियो हो जाता है, ये हो जाता है 40 और 27। लेकिन मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस चीज को यहीं पर देखना शुरू कर दो, इस सॉल्यूशन को यहीं पर देख लो, सही है। नेक्स्ट, ये बोर्ड मास से करते हैं इसको, लेकिन बोर्ड मास को हम तो पढ़ते नहीं, हम क्या पढ़ते हैं, भाग और गुणों। कोई दिक्कत? 12 - 3 ब्रैकेट में है, प्लस
देखिए जब ऑफ या चार का होता है तो पहले इसको सॉल्व करना होता है, इस का को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि का की जगह गुणा लगाए बैठे हो, 4 गुणे 2 भाग 8, गलत हो जाएगा। नहीं है समझ में? मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर ये लिखा है 4 का 2 भाग 8, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको कई लोग लगा लेंगे कि 4 गुणे 2 भाग 8, फिर कहते हैं भाग और गुणा दोनों एक साथ आ गई, तो किसे करना है? पहले भाग को करते हैं, तो 4 गुणे 2 भाग का मतलब 1/8। ऐसा नहीं, आंसर फिलहाल सेम आ रहा है यहां पर, लेकिन ऐसा मत करना। आपको जब का दे रखा हो ना तो पहले इसको ही सॉल्व कर देना। नहीं है समझ में? अगर बीच में का दे रखा है ना, का या ऑफ, तो पहले इसको ही सॉल्व कर देना है, क्योंकि अगर बोर्ड मास भी पढ़ते हैं तो आता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आता है ना? आता है, तो पहले इसको सॉल्व करना है, ऐसे मत लिखना है। फिलहाल यहां पर आंसर सेम आ रहा है, यहां पर आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलती आपकी दे देगा। समझ में आया? तो पहले क्या करना है? इसको सॉल्व कर देना है। चलो जो भी आएगा उसको तो देख ही लेंगे, बड़ी बात नहीं है। देखिए ये लिखा है 12 माइनस 3, क्या एक बात सुन तो लो, तुम्हें ब्रैकेट से बचा रहे हैं, इनको कैसे सॉल्व करना था? 12 माइनस 3, कोई दिक्कत? लेकिन माइनस खोल लो, ध्यान रखना, खोल रहे हो ना ब्रैकेट, यहीं पे खोल दो, बच्चे नहीं कि हर अगले स्टेप में लिखें, यहीं खोल दो। माइनस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी, इसको यहीं की यहीं सॉल्व करेंगे, 4 गुणा 2 नहीं लिखेंगे, बता रहे हैं, इनको यहीं सॉल्व कर लेना। 4 दूना 8, ऐसे मत करना 4 गुणे 2, फिर लगाने लगो भाग का निशान 8, यहां पर गलत हो जाएगा यहां पर। लेकिन ये सवाल में गलत नहीं हो रहा, पता क्यों नहीं हो रहा है? नंबर ऐसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। समझ में आया? बस अब सुनो, ये कितना हो जाएगा? लगाई दो, तुम कहोगे क्या हुआ? 8 डिवाइड 8, कोई दिक्कत? माइनस, ये 2 है, 6 को भाग करेंगे 3 से, क्या मिलेगा? 2, और 8 में से 2 निकालेंगे, क्या मिलेगा? 6, तो माइनस का 6 मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या लिखा? माइनस का 6, यही है। दूसरी बात समझते हैं, तो इसको भी एक ही लिख दूं, 8/8 को एक ही लिख दूं, एक लिख दो। अब 3 और 1 4, लेकिन 6 में से निकालने हैं, तो 12 माइनस 2 बचेगा। अरे भैया माइनस तो अपना बाहर है, और माइनस का 2 अंदर भी है, माइनस का 2 बाहर है, बाहर माइनस का ये रहा, ये रहा, इसका मतलब क्या है? 6 और 3 और 1 4, अंदर माइनस का 2 है नहीं है, तो 12, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, कितना होगा? 14। बात ये नहीं कि सवाल बड़ा है, सवाल में इतना समय क्यों लगा रहे हैं, बात ये है कि इस सवाल को बिना लिखे यहीं पर करना सीखो। पता है क्यों? ये सवालों में जितने लिखोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इन सवालों में जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इनको सॉल्व करने के लिए जितना कम लिखना पड़े वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसको कैसे करना था, और देखो अगर मैं यहीं की बात करूं, 6 को 3 से भाग किया, क्या मिला? 2, 8 में से 2 का क्या मिला? 6, लेकिन यहाँ प्लस का 6 है ना अंदर, लेकिन बाहर माइनस है, इसलिए माइनस का 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो 12 लिखा है, माइनस, मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना था, डायरेक्ट सॉल्व करना। 3 माइनस 4 दूनी 8 में से 8 गए 1, ये माइनस कर रहा है, अंदर 3/5 करते जाओ, अंदर 3/5 करते जाओ, ये इसने चेंज कर दिया, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस का, लेकिन अंदर क्या के बचे हैं? 6, ये बचा सॉल्यूशन। नहीं है समझ में? इतने जितने ज़्यादा लिखोगे और जितने ज़्यादा ब्रैकेट्स लगाओगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो, जितना भी आसपास लिख रखा है ना, सिंबल को एक ही बार में सॉल्व करते जाओ, तब ज़्यादा आसान पड़ेगा, समय बच जाएगा और कुछ नहीं होगा, है ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं में महत्तम समय पड़ता है। आपको पता है कि फ्रैक्शन का एलसीएम और फ्रैक्शन का एचसीएफ, मैं लिखता हूं, मैंने आपको बताया ना, पता होना चाहिए, फिलहाल मैं लिख रहा हूं, फ्रैक्शन का HCF निकालते हैं तो अंश का HCF और
हर का एलसीएम। एंड अगर पूछे आपसे फ्रैक्शन का एलसीएम तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम, एचसीएफ पूछे तो अंश का एचसीएफ, और अगर ऊपर एचसीएफ लिख दिया तो नीचे क्या होगा एलसीएम। ये बातें पता होनी चाहिए, ये बातें पता होनी चाहिए, लिख लिया करो इन बातों को। ये फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है ना। अब देखिए सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में भिन्न संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो अंश का क्या लेना पड़ेगा एचसीएफ, अंश का क्या लेना पड़ेगा, तो अंश का एचसीएफ कितना आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 35 से भी कटे, 25 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो कौन आएगा 5 तो आ नहीं सकता, तो कौन आएगा 175। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो परिवार के सब सदस्यों से कटता है, यानी कि जो 100 एलसीएम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 35 से भी कटना चाहिए, 25 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सब नंबरों को काटता है, मतलब इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो 4 ही एक ऐसा नंबर है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये फ्रैक्शन का एलसीएम, फ्रैक्शन का एचसीएफ की बात हो जाती है। नेक्स्ट, कह रहा है कि x की आय y की आय से 20% कम है। x की आय ना वो y की आय से कितनी कम है 20%। तो यहाँ पर 3 लोग खेल रहे हैं, x, y और z। कितने लोग हैं, जो x की आय है y की आय से कितनी कम है 20%। तो अगर y की 100 है तो ये 20% कम, मतलब 80 होगी, नहीं होगी, होगी। आगे बढ़ते हैं, और z की आय x और y की संयुक्त आय से 35% कम है। तो x और y की संयुक्त आय कितनी होगी 180, होगी नहीं होगी। x और y की संयुक्त आय कितनी हो गई 180, और जो z की आय है, जो z की आय है इससे कितना कम है 35%। कितना कम है, तो 180 का 35% कितना होगा, कैसे निकालते हैं, 180 गुणे 35 बटा 100, 0 से 0, 5 सत्ते 5 दूनी 2 नेम 18, कितना आया 63। तो 180 में से 63 घटाना पड़ेगा, 180 में से 63, और 180 में से 63 घटाओगे तो 117, 100, यानी कि जेड का कितना है 170। फिर समझिए, इन्होंने कहा था कि x की आय y की आय से 20% कम है। तो y की आय अगर 100 है, y की आय अगर 100 है तो x की आय 80 होगी, 20% कम। एंड जो z की आय है ना, जो z की आय है वो x और y की संयुक्त आय, x और y की संयुक्त आय से 35% कम है। तो x और y की संयुक्त आय 180 है, अरे 100 और 80 180 है, इसका 35% निकाला 63, कम है ना, तो 180 में से 63 निकाला 117, यानी कि z कितना आ गया 117। अब क्या कह रहा है, इस चीज को आप दिमाग में भी कर सकते थे, जो है लिखा ना मैंने, इस चीज को दिमाग में कर सकते थे आप। चलो हटाओ इसे। अब क्या पूछा है, पूछा है कि x की आय y की आय से 20% कम है और z की आय x और y की संयुक्त आय से 35% कम है। z की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, z की आय x की आय से मतलब 80 से 117 कितने प्रतिशत अधिक है, ये तो पूछा है, निकाल दो। कैसे निकालते हैं, प्लस का k परसेंट, कैसे निकालते हैं प्लस का, तो 80 गुणा k बटा 100 बराबर, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 37। तो k का मान कितना आ जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 37 पंजे लगा लो, 5 15 150 और 5 सत्ते 35 185 बटे कितना आ जाएगा 4, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 25, यह है 46.25। सही है, नहीं आया। एक बात बताएं, बहुत आसान सवाल कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा एडवांस सोचेंगे तो। देखिए देखिए, x की आय y की आय से कितनी कम है 20%, तो x की आय y की आय से 20% कम है ना, तो y की कितनी मान लो 100,
अगर बाई की 100 है तो एक्स की 20% कम यानी कि 80 है। और जो जेड की आय थी वो एक्स और बाई की संयुक्त आय से 35% कम थी। तो हमने देखा था कि एक्स और बाई की संयुक्त आय कितनी थी 180, जिसका 35% घटा दिया था तो कितना मिला था 117। अब यानी कि जेड की 117 है। अब पूछ रहा है कि जेड की आय जो है वो एक्स की आय से कितने % अधिक है, निकाल दो। यहां से पूछ सकता था, पूछ सकता था नहीं पूछ सकता था, पूछ सकता था या नहीं पूछ सकता था। अब मैं इस सवाल को आसान, मैं बहुत आसान बनाऊं, इसे बहुत आसान बनाऊं। ये तो मैंने कंप्लीट करा दिया सॉल्यूशन। अब आप और आसान क्या समझ सकते हैं, आपके दिमाग में अगर चलता होता तो आता, ये मैं बता रहा हूं कैसे आंसर आएगा डायरेक्ट बिना किसी आपत्ति के। एक्स की आय बाई की आय से 20% कम है या नहीं है? ठीक है, तो आप एक काम करें कि बाई अगर यहां लिख लिया, एक्स यहां लिख लिया, कोई दिक्कत। अगर बाई की 125 है तो इसकी 20% कम कर दो, तो 20% कम कर दो, 100 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्योंकि 125 का 20% 25 होता है, दिमाग में घूम सकता था। और जो जेड की आय है वो 35% कम है ना, तो 65% तो रहेगी। अगर 35% कम है तो 65% तो रह गई। तो यानी कि 100 और 125 225 का कितना परसेंट? 65%। ये रहा सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना था, मेरी बात को ध्यान सुनना। अब इसको तो सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। काटो, 25 नेमा 25 चौका, कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्या 16 के समथिंग है? अरे अगर 16.25 जा रहा है, नहीं जा रहा है? आराम से जा रहा है। 16 नेम 144 और 25 नेम 225, 46.25 दिख रहा है यहाँ पर? नहीं आ रहा? 146.25 नहीं दिख रहा है? और नहीं दिख रहा है तो तुम गुणा कर लो। हाँ सुनो कैसे, इसको 65 से भाग करेंगे तो 16.25 आ रहा है, क्योंकि अगर 64 होता तो आंसर क्या आता? 16। एक और बच गया ना, और एक को 4 से भाग करते हैं 0.25 आता है, आता नहीं आता है? यानी इसको काटूंगा तो आएगा 16.25। और 16 ने में 144 और 25 ने में 225, 144 225 का मतलब है 2 + 2.25, तो 146.25 है। अब सोचो 100 की चीज इतने की हो रही है, कितने % एक्स्ट्रा है? 46.2। कैलकुलेशन तो आपको एक जगह करनी है, कैलकुलेशन एक जगह करनी है, कहीं भी करो। अगर ये बातें मेरी समझ नहीं आ रही हैं, समझ लें मेरी बात को। हमने बाई कितना मान लिया? 125। बाई कितना मान लिया? तो एक्स कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि जो एक्स है वो बाई से 20% कम है। और जो जेड है ना, जेड वो एक्स और बाई की संयुक्त आय, मतलब 225 से 35% कम है। तो 35% कम होने का मतलब 65% तो है, गुणा 65/100। जैसे चाहो वैसे कैलकुलेशन कर लो, ये आ जाएगा 146.25। जैसे चाहो वैसे कैलकुलेशन कर लो इसकी। और 100 की चीज 146.25 की हो रही है, तो अंधा भी बोलता है वृद्धि। थोड़ी कैलकुलेशन तो इतनी तो करनी पड़ेगी। अब बाई ऑप्शन सिखाया नहीं तो बाई ऑप्शन बता भी नहीं सकते, समझ में आया? अब बढ़े आगे थोड़ा सा। नेक्स्ट, तो इतनी कैलकुलेशन इतनी तो करनी पड़ेगी, इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कोई भी तरीका लगा लो। नेक्स्ट, कह रहा है तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है। तेल की खपत और वृद्धि में कमी का प्रतिशत। मान लो 100 रुपये खर्च होते थे, कितने खर्च होते थे? 2 कांड हुए, पहले में कितने % वृद्धि हुई? 20%। सुनो, तेल की कीमत में, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? और जबकि इस पर खर्च कितना बढ़ा? 15%। खर्च कितना बढ़ा? 15%। तो कितना हो गया? कितना हो गया? 115 हो जाता है। तो तेल की खपत की वृद्धि या कमी बताना है। तो 120 से 115 आ रहे हो, 120 से 115 आ रहे हो, निकाल दो। अरे पेज खाली करो, कहाँ ना 120 से 115। नहीं पता तो k%, नहीं पता तो k%। कैसे निकालते हैं? 120 गुणा k/100 बराबर 5। कुछ लोग डायरेक्ट भी निकाल देते हैं। लॉस % बराबर कितने का अंतर? 5 का। कितने पे? 120 पे, गुणा 100। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये वाला तरीका मैं क्यों अप्लाई करता हूँ? क्योंकि इससे सवाल बिना फार्मूले के टूटते हैं,
इस पे सवाल बिना फार्मूले के टूटते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बस सॉल्व कर लो, आपका के का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 पंजे और 20 छंग, तो के बराबर आ जाएगा 25/6। तो 25/6 का 4 सही 1/6%। क्या हो रहा है, कमी की वृद्धि? कमी। अरे पहले मामला कितने का था, 100 का, जिसपे कीमत में कितने % वृद्धि हुई और खपत में कितने % वृद्धि हुई, 115। तो 120 पे कहाँ आना है, 115, 120 से कहाँ आना है? अगर 120 से 115 आना है तो 5 की कमी कितने पे, 120 पे। चाहे हम ऐसे करके लिख लो, एक ही बात है। बढ़े आगे, नेक्स्ट। कह रहा है एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी उस पर 19% का लाभ होता है। 15% की छूट देने के बाद भी 19% का लाभ होता है, तो 25% छूट देने पर प्राप्त प्रतिशत कितना है? देखिए यहां पर 3 चीजें होती हैं, सीपी, एसपी और एमपी। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस को बीच में इसलिए रखते हैं, ये मार्कर मैं लाया 10 रुपए खरीद के, कितने का लाया, 10 का खरीद के लेके आया, 2 रुपए का फायदा लेके 12 में बेच दूंगा। एक तो तरीका ये हुआ, या मैं एक काम करूँ, उस पर 15 रुपये एमआरपी डाल दूं और 3 रुपए का डिस्काउंट दे दूं, तब भी 12 में बिकेगा। यानी ये पेन अगर बिक रहा है तो मुझे क्रय मूल्य पर फायदा हो रहा है और एमआरपी पर डिस्काउंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे सेलिंग प्राइस को बीच में रखते हैं। सीपी नहीं पता तो कितना मान लिया, 100, जिसपे कितना फायदा होता है, 19%। एक बात बताओ, प्रॉफिट हमेशा कहाँ होता है, प्रॉफिट हमेशा कहाँ होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 19% का फायदा होता है, कितना हो जाता है, 119। लेकिन ये कब होता है, जब डिस्काउंट पे 15% की डिस्काउंट देती है। अब सोचो कि ऐसा क्या नंबर रहा होगा जिसका 15% घटाने के बाद 140 ही दिखेगा, 140। ये दिखता है जब हम लोग करते हैं, क्योंकि 14/15 गुणा 210 होती है, 14/15 गुणा 210 होती है, 140 अपने आप आ गया। ये गिवन नहीं था, ये गिवन हमने देखा अपने आप कि ऐसा कौन सा नंबर है, 120 तो होने का नहीं, 130 का डेसिमल आ जाएगा, 140, 150 भी डेसिमल देगा, कौन देगा, 140। 140 का 15% हमें पता है, 14/15 गुणा 210 होती है, 210 होती है, तो नंबर कितना है, 140 है। अब पूछा क्या है, 25% की छूट देने पर, भाई कह रहे हैं भाई साहब इसमें छूट कितनी है, दो 25% होता है आधे से आधा, तो 35 रुपए छूट दे दो, तो कितना बचेगा? अब बताओ फायदा कितना होगा, 5% फायदा होगा। टूट गया सवाल, टूटा। बिना फार्मूले के सवाल करते हैं हम लोग। कॉस्ट प्राइस कितना, 100, सेलिंग प्राइस कितना, 119, अपने आप हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 19% का फायदा लेके सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 119। लेकिन 119 पता है कब है, जब एमआरपी में 15% डिस्काउंट दिया जाता है, तो एमआरपी क्या रही होगी, 140। अब कह रहे हैं एमआरपी 25% छूट दे दो, तो इस पर 25% का होता है हमारे हिसाब से आधे से आधा, तो 140 का आधा, 70 का आधा, 35 का डिस्काउंट दे दो, कितना बचा, 105। अब सोचो कि 100 की खरीद के तो 100 की लाए थे, अब बेच कितने में रहे हो, 105 में, तो प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, 5%। इस तरीके से चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ में आया? बढ़े आगे, नेक्स्ट। हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, जिसे 1450 में बेचा जाता है, ठीक है। तो छूट बताना है दशमलव के 2 स्थानों तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी एमआरपी 1600 है ना, एमआरपी कितनी है, 1600। मैं फार्मूले का यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वरना सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में एक फार्मूला भी होता है। इसकी एमआरपी कितनी दे रखी है, 1600, और डिस्काउंट पता नहीं कितना दिया है, लेकिन बेचा कितने में, 1450। दिस इज द सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट ही तो होगा ये, अरे एमआरपी कितनी है, 1600, डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा है, 1450। तो क्या करना है, डी का मान निकालें, कैसे, 1600 गुणा डी बटा 100, इन दोनों का अंतर कितना है, 150, इन दोनों का अंतर कितना है, 150, बट डी का मान निकाल देना है। चलो निकालो, सुनो, 16 ने में 142 900 ऊपर जा रहा है, अरे नहीं आया, 16 ने में 142 ऊपर जा रहा, नहीं जा रहा है, देखो जा जीरो से जा जीरो कट गया, और जा जीरो से जा जीरो, तो डी बराबर, अरे कहाँ काट दिया हमने, जी वाला काट दे सीधे इन्हें काट दे रहे, यहीं पे काट दी, तो कितना मिला, 150/16, और 16 नेमा कितना होता है, 144, यानी जो भी आंसर होगा 9 से थोड़ा ज्यादा होगा, होगा नहीं होगा,
और 9 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है तो उस ऑप्शन करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। बात सही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? नेक्स्ट, ये कह रहा है 16 संख्याओं का औसत 24.5 है यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 20.5 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, जो मैंने एवरेज आपको पढ़ाया है वैसे तोड़े, नॉर्मल तरीका पता है, ज़्यादा लोग पैसा कैसे तोड़ेंगे? हाँ, वैसे तो सम से होगा, और सम में क्या होगा, मेरे तरीके में क्या होगा, दोनों तरीके समझते हैं। देखिए 16 संख्याओं का जो एवरेज है ना, यानी कि जो 16 का जो एवरेज है वो दे रखा है 24.5, तो इन 16 का सम कितना हो जाएगा मेरे भाई, इनका जोड़ 24.5 गुणे 16 हो जाएगा। अब 16 गुणे 24, 16 दूनी 32, 320, और 16 चौक 64, 320, 64, 384, 384, 16 पंजे 80, मतलब 8, 392। आप गुणा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे मुझे नहीं पता। 16 दूनी 32, 320, 16 चौका 64, 320 और 64, 384, और 16 पंजे 80, 384 और 8, 392। सही है? सही है, तो मैं इसको 392 को यहां लिख लूं। अगला, पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 20.5, यानी कि जो 6 संख्याएं हैं, 6 का जो एवरेज है वो है तुम्हारा 20.5, तो इन 6 का सम कितना हो जाएगा? 20.5 गुणे 6, 120, और 6 पंजे 30, 123 हो जाएगा। अगला कह रहा है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 32.4, जो 5 हैं लास्ट वाली, इनका जो एवरेज है वो है 32.4, तो इन 5 का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 32.4 गुणे 5, 32 पंजे 160, 5 चौक 20, 2 यानी कि 165। सही है? ये कितने का सम है? 16 का। ये कितने का सम है? 6 का। ये कितने का सम है? 5 का। तो 16 के सम में से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 6 का सम माइनस 5 का सम घटा दिया जाए तो 5 का सम बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा या नहीं बचेगा? इन 16 का सम कितना है भाई? 392। इन 6 का सम कितना है? 123। और इन 5 का सम कितना है? 162। जो भी आंसर आएगा, ये जो 5 नंबर बचेगा उनका सम आएगा नहीं आएगा? ये बहुत ही बेहुदा तरीका है जो मैं यूज कर रहा हूँ। इतनी कैलकुलेशन करोगे तो मामला सिलेक्शन तो ना होने का, कुछ और हो जाए बट सिलेक्शन नहीं हो। अरे वास्तव में भाई इतनी खतरनाक कैलकुलेशन है, इतनी चीज़ें देखो, कहाँ तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आसान है ये, गुणा भाग करते जाओ, आंसर बनाते जाओ। ठीक है, अब 392 से इसे घटाना है, तो 392 से घटा दो, देखो 285 हो जाएगा, 200 जोड़ दे, कोई दिक्कत? ठीक है, ये कितना है? 5 का सम। अब 392 में से 285 घटेंगे, 92 ऊपर के 15 नीचे के, 107, यानी कि जो 5 संख्याएं हैं इनका सम आया 107। सम 107 आया है, तो इन 5 का जो एवरेज होगा मेरे भाई वो आएगा 107/5, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 21.4, ये आया आंसर। समझ रहे हो? देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है इसका? 16 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा था? 24.5, तो 16 का सम कैसे निकाला? 24.5 गुणे 16, ये निकाला। 6 संख्याओं का एवरेज अलग दे रखा था तो इनका सम निकाला। 5 का एवरेज अलग दे रखा था तो इनका सम निकाला। फिर सब 16 के सम में से 5 और 6 का सम घटा दिया, तो जो बचेगा वो 5 के सम तो बचेगा। अरे संख्या कितनी थी? 16, तो 6 और 5 संख्या 11 बच गई, 11 तो हो गई ना, लेकिन 5 तो बच गई होंगी, तो आंसर निकाला। ये बेहुदा तरीका है। आपको क्या करना था उसको समझाएं, समझाएं? देखिए, आप क्या यहां पर एडवांस क्या सोच सकते थे उसको देखिए।
देखो 16 का एवरेज दे रखा था और 6 का एवरेज दे रखा था, कितना था 20.5, और 5 का एवरेज दे रखा था 32.4। सही है। ध्यान से सुनना, कौन तोड़ पाएगा एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से? है कोई एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से? कैसे? चलो तुमने एवरेज मान के किया, वो थोड़ा सा टेक कर पड़ेगा, तुम बताओ। नेट डेफिसिट नेट सरप्लस से आपने मान के किया है, आपने मान के किया, जैसे चाहे वैसे कर लो, लेकिन जो तरीका कराया ये मत करो। टफ है, सिलेक्शन लेना थोड़ा सा टफ है, मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर इन कह रहा कि 16 संख्याओं का एवरेज कितना है 24.5, हमारे क्लास का एवरेज 24.5 है, तो जितने बंदे आए उनका कितना होना चाहिए 24.5 होना चाहिए। ये जो बंदे आए हैं इनका एवरेज कितना है? ये एक बंदा कितना कम लाया है? एक बंदा 4 कम लाया है और बंदे कितने हैं 6, तो 24 की कमी होगी नहीं होगी? अरे एक बंदा कितना कम लाया है? जो 6 बंदे आए 20.5 लाए हैं, एक बंदा 4 कम लाया है, 24.5 लाना था, लाए हैं 20.5, तो एक बंदा 4 कम लाया है, बंदे आए 6, तो यानी ओवरऑल हमारे ग्रुप में 24 की कमी होगी नहीं होगी? दूसरे वाले बंदे की बात करते हैं, एक बंदा कितना ज्यादा लाया है 7.9, एक बंदा कितना ज्यादा लाया है 7.9, और बंदे कितने आए हैं 5 आए। मैंने कराया नेट डेफिसिट नेट सरप्लस बहुत अच्छे से। अब 80 5 8 5 40 हो जाता 40 नहीं हो जाता, लेकिन ये कितना है 0.5 कम है ना, तो 39.5 क्या है 39.5, ये प्लस का है। फाइनली हुआ क्या? अगर इतना ज्यादा है इतना कम है तो फाइनली हुआ क्या? कितना एक्स्ट्रा है हमारे पास? घटा दो। अरे हमारे पास 24 की कमी हुई है और 39.5 फालतू है, तो 15.5 एक्स्ट्रा है या नहीं है? इतना एक्स्ट्रा है, लेकिन इसे कितने लोगों में बांटना है तुम्हें 5, तो कितने, एक बंदे को कितना मिलेगा 3.5, एक बंदे को कितना मिलेगा 3.5, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है 3.1 आएगा। अरे ये 5 का सम है ना, ये 5 के सम के बाद तो 3.1, ये एक्स्ट्रा है ना, तो इतना घटा दो इसमें से, बस इतना हमारे पास एक्स्ट्रा है ना। तो लेकिन ये बात बहुत लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तक एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा ना तो नहीं आएगा। 24 में से 3 निकाले 21.4, माना ना, तुमने वैल्यू को माना है। हाँ आपने एक नंबर कोई ना कोई मान लिया इनके बीच का। सही है। नेट डेफिसिट नेट सरप्लस से बहुत अच्छे सवाल टूटते हैं बिना लिखे। अरे इसको लिखते थोड़ी, सिर्फ ये लिखते हैं कि भैया अच्छा 15.5 फालतू है, कितने लोगों में बटेगा 5 लोगों में, तो एक के पास कितना फालतू 3.1। अगर कहीं जा रहे हैं एक बंदे के पास 3.1 फालतू है, कहीं जा रहे हैं एक बंदे के पास 3.1 फालतू है और एवरेज है 24.5, तो इतना कम देगा। फिलहाल अगर ऐसे तरीके से पढ़ा है तो हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो भैया वो तरीका अपनाया था वही लगा लेना है ना। नेक्स्ट इसको देखो, ये क्या कह रहा है, P और Q का कितना है 2 और 3, और Q और R का कितना है 3 और 4। सुनो, इन दोनों में कॉमन क्या है Q है, तो यहां पर भी Q का मान बराबर है, बराबर नहीं होता बहुत नोटंकी काटनी पड़ती। ठीक है, तो P Q और R का रेशियो कितना आ जाएगा 2 3 और 4। लेकिन हमसे पूछा क्या है P प्लस Q का अनुपात Q प्लस R, तो P प्लस Q कितना हो जाएगा 5 और Q प्लस R कितना हो जाएगा 7। सही है, ये तो आसान है, ये तो आसान है। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे होती है, जब ये दोनों नंबर अलग हों, तब भी हम लोगों को सीखा है, कर तो वो भी लेते हैं, कर तो वो भी लेते हैं। सही है, बढ़े आगे।
क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? सुनो, कह रहा है 3 बॉक्सों ए बी सी में 5:7:11। 3 बक्से ए बी और सी, 5:7:11। 11 और 7 18 और 5 23। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 92। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 हो जाएगी। अरे 5 7 12 और 11 23। 23 यूनिट की वैल्यू 92, तो एक यूनिट की वैल्यू 4। तो कुछ नहीं, सबको बना लो। ये कितने हो गए होंगे वैसे? 20। ये कितने हो गए होंगे? 28। और कितने होंगे? 44 हो गए होंगे। क्या कह रहा है? यदि 4 गेंदों को बॉक्स बी से ए में और 8 गेंदों को बॉक्स सी से ए में डाल दिया जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कह रहा है 4 गेंदों को बॉक्स बी से ए में डाल दिया जाए तो 20 + 4 हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ये 28 - 4 हो जाएगा। इसमें से निकालोगे 4 गेंदें इसमें डालोगे तो इसमें से घट जाएंगी, इसमें बढ़ जाएंगी। और कह रहा है 8 गेंदों को सी से ए में डाल दिया जाता है तो इसमें से 8 निकलेंगी, लेकिन इसमें 8 बढ़ जाएंगी। अरे 4 गेंदें यहां से निकाली, यहां डाल दी। 8 गेंदें यहां से निकाली, यहां डाल दी, तो इनमें तो कम होंगी। 20 28 और 32, पेज को खाली कर लो। 28 में से निकाला तो 24 और ये होगा 36। काटे 4 अट्ठे 4 छांग 4 नेम 8 6 और 9 इस सवाल का आंसर है। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत हो रही है? वेरी गुड। तो एबीसी का अनुपात था 5:7:11। इन गेंदों को जो टोटल थी 92 गेंदें, तो 11 और 7 18 5 23 यूनिट की वैल्यू 92। तो यूनिट का मान कितना आ गया भाई? 4। यूनिट का मान 4 आ गया तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। बी से 4 गेंदें निकाल रहे हो तो कम होंगी नहीं होंगी? और कहाँ डाल रहे हो? ए में। सी से 8 गेंदें निकाल रहे हो तो कम होंगी नहीं होंगी? कहाँ आ जाएंगी? ए में। तो यहाँ रहेगी 32, यहाँ रहेगी 24, यहाँ रहेगी 36, काटा पीटी 8 6 9। नेक्स्ट। वो सभी बातें सही हैं, लेकिन जब बातें हमने पढ़ाई नहीं है ना उस तरीके से, जो मॉक टेस्ट में तो सबको नहीं कराए हैं ना वो चीज़ें, आप लोग कर लो क्लास में। क्योंकि आप सीधे यूनिट का मान देखोगे ना, इससे 1 यूनिट कम होगा, इसका कितना कम होगा, और इसका कितना कम होगा? 2 यूनिट। क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है? 4। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, 1 किलो गेहूँ 20 रुपए के हैं। 1 किलो गेहूँ 20 रुपए के, तो या तो 20 रुपए दो या 1 किलो गेहूँ दो। तो हमें पता है कि जो 4 गेंदें घटा रहे हो तो 1 यूनिट कम हो जाएगा, 6 रह जाएगा डायरेक्ट। इसमें से 8 गेंदें घटा रहे हो तो 2 यूनिट घटा रहे हो डायरेक्ट। इसमें 3 यूनिट बढ़ जाएगा तो 5 और 3 8। इस नोटंकी की आवश्यकता नहीं है। समझाई तुम? कहो तो देखो मैं समझाऊं। देखो इसमें 1 यूनिट का मान कितना है? 4। और यहां से 4 गेंदें निकालनी है, यहां से 4, ये 5 यूनिट 7 यूनिट 11 यूनिट में है ना। यहां से अगर 4 यूनिट निकालोगे तो यानी कि 6 रह जाएगा। नहीं आया, क्योंकि 1 यूनिट की एक काम और करो, इनको जोड़ो 23 यूनिट। 23 यूनिट का मान कितना है? 92। तो यूनिट का मान कितना है? 4। अब 4 घटाओ या 1 यूनिट घटाओ, बात एक ही है, तो ये 6 रह जाएगा। 8 घटाओ या 2 यूनिट घटाओ, बात एक ही है, तो 9 रह जाएगा। अब इसका इसमें 1 यूनिट यहां से बढ़ा था और 2 यूनिट हमारा, तो 8 यूनिट। और इसकी आवश्यकता थोड़ी है, तो ऊपर लिखा है। जैसी आदत बनाओगे वैसी आदत बन जाएगी। समझ में आया? हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी समझ में आएगी, अंग्रेजी पढ़ोगे अंग्रेजी, फारसी समझोगे फारसी, बांग्ला समझोगे तो बांग्ला, तेलुगु पढ़ोगे तो तेलुगु समझ में आएगी। जैसा मन करो वैसा कर लो। स्टेनो पढ़ा दें। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और बताऊं। गेंदें तो 92 रहेंगी, गेंदें तो कैसे भी 73 कर लो, 92 से रेशियो 92 काटना चाहिए। दिखाओ मैं ऑप्शन। 8 और 7 15, 15 9 24, 24 92 को नहीं काटेगा। 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 चौक 92 कटता है। 7 और 9 16, 16 और 11 27, 27 92 को नहीं काटता, ये भी नहीं काटेगा, ये भी नहीं काटेगा। 7 और 6 13 10 23, ये काट सकता है और ये काट सकता है। यहाँ 50-50 पे। अब तुम देख लो कौन सा सही है, लेकिन फिर भी अभी भी रुको तो। एक चीज और, अगर मैं रेशियो को देखूं ध्यान से तो ये नंबर, अरे
ये और ये नंबर बराबर बराबर घटे नहीं घटे, ये भी देख सकते हो। लेकिन नौटंकी मत काटो, समझा दिया मैंने 2-3 तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इससे होता क्या है कि जब मिक्स क्वेश्चन लगाते हो ना तो आपका दिमाग खुलता रहता है, इधर से उधर सारे मिक्स क्वेश्चन चलते रहते हैं। मिश्र धातु ए में 40 किलोग्राम और मिश्र धातु बी के 63 किलोग्राम। जो ए है ना वो कितने किलो की है? 40 किलो की में, और मिश्र धातु बी कितनी है? कितने किलो की है? 63 किलो की है। ए में लेड और टिन का अनुपात, लेड और टिन का अनुपात कितना है भाई? 2:3 है या नहीं? है या नहीं? और मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का अनुपात, ये टिन ही करना पड़ेगा, वरना टी फॉर तांबा या फिर कॉपर लिखो, या फिर कॉपर लिखो। चलो हम लिख दे रहे हैं। मिश्र धातु बी में टिन और तांबा, टिन और तांबा का जो अनुपात है कितना है? 2:5 है नहीं? सोचो 5 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 होगी। टिन कितनी हो जाएगी? 24। और लेड कितना हो जाएगा? 16। इसमें देखो 5 और 2 7 यूनिट की वैल्यू 63 है, तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 9। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 9। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9×5 = 45। पूछा क्या है आपसे? टिन पूछा है, तो 24 टिन यहां है, 18 टिन यहां है, 42 टिन हो गई। ये आंसर है। सही है? बात सही है नहीं आई? अरे मिश्र धातु ए कितने की थी? 40 किलो की। उसमें लेड और टिन का अनुपात कितना था? 2:3। 2:3 की वैल्यू कितनी थी? 40। तो यूनिट का मान कितना है? 8। तो लेड कितना हो जाएगा? 16, टिन हो जाएगी 24। मिश्र धातु बी कितने किलो की थी? 63। टिन और तांबे का अनुपात कितना था? 2:5, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 63, तो यूनिट का मान 9। तो 9 दूनी 18, 9×5 = 40। कोई दिक्कत? हमसे पूछा था टिन, तो यहाँ की टिन निकाल लो और यहाँ की टिन निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, बैलेंस आ जाएगा। सही है? नेक्स्ट, आगे बढ़े। कह रहा 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 19 थी, तो आज 23 हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए, 23 नहीं हो जानी चाहिए। ये चीज पढ़ाई है ना। यदि हमारे क्लास के एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई बंदा 2-2 किलोग्राम, किसी को 2-2 और दे दिए तो एवरेज भी 2 बढ़ जाता है। समझाते हैं। जो पहला बंदा था वो 10 साल का था और दूसरा बंदा था वो 12 साल का था। कोई दिक्कत? तो इनका जो एवरेज आएगा वो 11 आएगा नहीं आएगा? 10 + 12 22, 22/2 11 आएगा। अगर मैं 4 साल के बाद की बात करूं तो ए कितने का हो जाएगा? 14 साल का। और बी कितने का हो जाएगा? 16 साल का। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इनका जो एवरेज निकालेंगे वो कितना आएगा? 15। अगर प्रत्येक नंबर को 4-4 दिया तो एवरेज भी तो 4 बढ़ा। अगर एवरेज को डबल कर, इन नंबर को देखो कर दो 20, इसको कर दो 24, तो एवरेज कितना आएगा? 22। नंबर को डबल करोगे, जो काम नंबर्स के साथ करोगे वही काम किसके साथ होगा? एवरेज के साथ होगा। ये वाली बात पता है। दूसरी बात ये भी जानते हैं कि यदि मेरा छोटा भाई मुझसे 3 साल छोटा है तो हमेशा 3 साल छोटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी उम्र बढ़ेगी तो उम्र तो उसकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ऐसा होगा कि मेरी उम्र बढ़ रही है उसकी उम्र ना बढ़ रही है? ऐसा नहीं होगा। कह रहा है 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। 4 साल पहले जो 4 लोग थे इनका जो एवरेज था वो कितना था? बट प्रेजेंट में कितना हो जाना चाहिए? प्रेजेंट का मतलब पता है? 4 साल पहले 23 था ना, तो सबकी बढ़ेगी ना 4-4 साल, सबकी बढ़ेगी ना, तो एवरेज भी 4 बढ़ेगा। तो प्रेजेंट में 4 का जो एवरेज होगा वो 19 + 4 मतलब 23 होगा। कह रहा है उस परिवार में एक शिशु के शामिल हो जाने पर परिवार की वर्तमान औसत आयु पूर्ववत रही, यानी एक बच्चा आ गया तो 5 लोग हो गए। कह रहा है एवरेज 19 ही रहा, एवरेज। अब हमें ये बात बोलते हैं, जो नया बच्चा है ना, चाइल्ड, अगर ये 23 साल का पैदा होता तो क्या होता?
23 साल का बच्चा पैदा होता तो क्या होता? दहेज में आता। काय में आता? दहेज में आता। 23 साल का बच्चा काय में आएगा? दहेज में आएगा। समझ में आया? हाँ, चलो सुन लो। अगर बच्चा 23 साल का आता तो क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आने से एवरेज कितना कम हुआ? 4। एवरेज कम होता है पूरे ग्रुप का। तो बच्चा कितने साल का है? बहुत कराएं एवरेज में कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट एवरेज कराएं, हम कोई फार्मूला यूज करते ही नहीं। लेकिन एक बात है, बहुत लोगों को वीडियो समझ में नहीं आएगी कि मॉक, क्योंकि मॉक उसी को ये समझ में उसको ज़्यादा आएगा जिस लोगों ने हमसे काम किया है। लेकिन जिसने काम किया उसका काम हो जाएगा। पहले एक बार एवरेज देखो। सही बात है, पहले एक बार क्या देखो? एवरेज देखो। लेकिन बहुत एवरेज की देखो तो बहुत खतरनाक तरीके से कराया है एवरेज को। प्लेलिस्ट बना रखी, 22-23 वीडियो पड़ी रखी है। आगे बढ़े अब। ये एमडीएच मसाला, एमडी ज्यादा आया। M1 D1 पहले व्यक्ति के कितने व्यक्ति थे, कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया और इनके द्वारा कितना काम किया, बराबर व्यक्ति कितने थे, दिन कितने लगे और घंटे कितने लगे, बटा इनने काम कितना किया। यही तो होता है। 25 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक कार्य को करने में कितने दिन लेते हैं? 16। कोई ना कोई एक काम था। अब प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 5 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? एम निकालना है, निकाल दो। अब तो अरे एक ही लिखो या मत लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, वो तो खत्म हो गया। 8 दूना 16, 5 5 दूनी 10 60। कितने व्यक्ति आ गए? 60। नहीं आया तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? 60। कितने पुरुषों की? 60 की। सही है। नेक्स्ट। एक टैंक को 3 पाइपों ए बी सी द्वारा 3 घंटों में भरा जा सकता है। पाइप ए बी और सी, 3 लोग हैं। ए है, बी है और सी है। जो पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है। मेरी बात सुनो, जो पाइप ए है ना, पाइप ए सी से कितना गुना? 6 गुना और बी से कितना गुना? 2 गुना तेज है। लो हो गया। अरे पाइप ए सी से कितना गुना तेज है? 6 गुना और बी से कितना गुना? 2 गुना। ये इनकी कैपेसिटी आगे, इनकी क्षमता ही तो है। ये इनकी क्षमता ही तो है, क्षमला नहीं, क्षमता। समझ में आया? ठीक है। अच्छा सुनो, टोटल काम कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल वर्क डे इनटू एफिशिएंसी, डे इनटू क्षमता या एफिशिएंसी या कुछ भी कह लो, क्षमता कह लो। चलो ये क्षमता लिखा है, सही है। दिन कितने लगते हैं? 3। अरे दिन कह लो चाहे घंटे कह लो, टाइम लिख लो, तुम खुश रहो। आपको ये तो पता होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है भाई? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन, होता है नहीं होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन। भाई साहब इनका स्पीड कितनी है? 6 3 9 और 1 10। डिस्टेंस कितनी की? मतलब डिस्टेंस को हम कहते हैं, ये लगता है कहाँ पे? ये वाला फार्मूला, टाइम स्पीड डिस्टेंस। और यहाँ पर क्या होता है? सेम होता है। स्पीड को कहते हैं इफिशिएंसी। स्पीड को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता। डिस्टेंस को कहते हैं वर्क और टाइम को टाइम ही कहते हैं। टाइम को इफिशिएंसी इनकी कितनी है? 6 3 9 और 1 10। वर्क कितना करेंगे? टोटल वर्क पता नहीं। और टाइम कितना लेते हैं? 3। कह रहा है 3 घंटे में कर लेता है, तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? 30। अब सोचो अब क्या कह रहा है, दिखा तो दो। ठीक है, लेकिन पाइप बी और सी द्वारा भरना है। काम किससे कराना है? बी और सी। आओ, तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 3 और 1 4।
अरे आपको काम के सबसे कराना है क्या? नहीं, बी प्लस सी का समय चाहिए, बी प्लस सी का समय चाहिए। भाई टोटल वर्क कितना है? 30, और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 4, तो कितना आ जाएगा? 7.5। 7 सही 1/2। नहीं आया समझ में? ए बी सी की क्षमता थी 631, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सिर्फ लिखा था मैंने, फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, ये वाली पता थी। कहानी खत्म करो इतना सब कुछ। यहां पे देखो, समझाएं? इफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है, या डायरेक्ट निकालो यहां से, टोटल वर्क बराबर क्या होता है? इफिशिएंसी इनटू टाइम। यही होता है या नहीं होता है? एफिशिएंसी भाई साहब 10 है, टाइम कितना है? 3, तो टोटल काम कितना हो गया? 30। लेकिन ये काम कराना किससे तुम्हें? बी प्लस सी से। तो बी प्लस सी की क्षमता से भाग करोगे? नहीं करोगे। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 4, तो 30/4 आ गया? नहीं आ गया? सॉल्यूशन वो रहा आपका। बढ़े आगे? कोई दिक्कत, आपत्ति? नेक्स्ट, एक समान चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। कोई बात नहीं, यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो ये दूरी 5 घंटे में तय की जा सकती है। कुछ भी होगा, अगर वो जो टोटल टाइम होता है ना, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी? स्पीड इनटू टाइम। एक ऐसा ऑप्शन उठाओ जो 6 से कट रहा हो, एक ऐसा ऑप्शन उठा के देखो जो 6 से कट रहा हो, कौन है? तो क्यों? क्योंकि 6 से गुणा हुई होगी। अगर वो 300 है तो 6 घंटे में तय करता है, तो उसकी स्पीड कितनी है? 50। अब उसकी स्पीड 10 घंटे बढ़ा दी जाती है, डिस्टेंस तो यही रहेगी। और स्पीड 60 कर दी जाए तो घंटे कितने लग रहे हैं? कहानी खत्म। पहले 6 घंटे लग रहे थे, अब 5 घंटे लग रहे हैं। कह रहे 5 घंटे में तय की सकती है। और दिखाऊं दूसरी तरीका समझाएं। सुनो, दूसरा तरीका क्या है? एक समान चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है, तो कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। अरे कोई ना कोई डिस्टेंस होगी जिसको कितने घंटे में तय करता है? 6 घंटे में तय करता है। ठीक है, यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, अब जो भी स्पीड थी उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा का इंक्रीजमेंट कर दो, तो टाइम कितना कम लगता है? 1 घंटा। मतलब कितने घंटे लगते हैं? 5। तो आप वैसे भी लिख कर लो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से, लेकिन आप वो गलत आदत बन जाएगी। आप देखो जो भी ऑप्शन होगा 300 6 से कटेगा। अगर मैंने कहा इस डिस्टेंस कितनी मान ली? 300। डिस्टेंस कितनी मान ली? और टाइम कितना है? 6। तो स्पीड कितनी है इसकी? 300/6 कितनी है? 50। अब नेक्स्ट स्पीड कितनी कर रहे हो भैया? जो न्यू स्पीड है ना, जो न्यू स्पीड है वो कितनी कर रहे हो? 50 + 10 मतलब 60। और डिस्टेंस तो सेम है 300। अब बोलो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना लगेगा? 5। हो गया सेटिस्फाई? अरे ये तो कह रहा 5 घंटे में कवर कर लेता है, कर लिया 5 घंटे में कवर, कहानी खत्म हो गई। क्या हुआ? अरे बोलो। क्या लिख के कर दूं? तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। डिस्टेंस अपॉन एस प्लस डिस्टेंस उसके माइनस डिस्टेंस अपॉन एस + 10, ऐसे इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। क्या फायदा? नेक्स्ट, यदि व्यक्ति निश्चित दूरी को एक समान चाल से 5 घंटे में तय कर सकता है, वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है, तो उसी दूरी को तय करने में 10 मिनट कम समय लेता है। उस व्यक्ति की चाल कितनी है? भाई साहब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो का जस्ट अपोजिट क्या होता है? टाइम का रेशियो। और टाइम का रेशियो का जस्ट अपोजिट क्या होता है? स्पीड का रेशियो। कोई दिक्कत है? 5 घंटे का मतलब कितना होता है? कितने मिनट? 300 मिनट। यानी कि पहले उसी डिस्टेंस को तय करने में 5 घंटे लगते थे। 5 घंटे का मतलब 300 मिनट।
सही बात है। और बाद में वही डिस्टेंस को 10 मिनट कम में कर लेता है, यानी कि 300 माइनस 10 बराबर 290 मिनट। कर पाएगा नहीं कर पाएगा? पहले थे 300 मिनट, बाद में थे 290 मिनट, तो वह उसी दूरी को तय करने में 10 मिनट कम समय लेता है। उस व्यक्ति की चाल बताओ। अगर T1 और T2 का रेशियो 300 290 मतलब 30 और 29 है, तो S1 और S2 का रेशियो 29 और 30 होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो एक बात सुनो कि हमारे हिसाब से उसने, मेरी बात को ध्यान, यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है, हमारे हिसाब से 1 यूनिट की वृद्धि करिए और इनके हिसाब से 1 किलोमीटर प्रति घंटा करी है या नहीं करी है? कह रहा उस व्यक्ति की चाल कितनी है, तो उसकी चाल तो यही है। उसकी चाल कितनी है? S1 मतलब 29 यूनिट, और 29 गुणे 1 मतलब 29 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल का आंसर है। T1 बराबर 5 घंटे, 5 घंटे का मतलब 300 मिनट होता है। अगली बार जो स्पीड बढ़ा रहा है तो टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है। 10 मिनट कम लगता है, यानी कि मिनट कितने लगते हैं? 290 लगते हैं। तो T1 और T2 का रेशियो क्या है? 300 290, यानी कि 30 और 29। अगर इस टाइम का रेशियो 30 और 29 है तो स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाता है, 29 और 30 हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितनी स्पीड बढ़ाई? 1 यूनिट। इनके हिसाब से 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्होंने कहा तो उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड कितनी है? 29। ये रहा आंसर। बोलो, अब किसी को ये बात नहीं पता है क्या? अगर किसी को ये बात नहीं पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशियो का जस्ट उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो। तो प्रॉब्लम आएगी। इस चीज को मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, यह प्रॉब्लम आएगी। हाँ, कितनी है? अरे वो तो बनाने के बाद ही ना, करता है 5 किलोमीटर में तय करता है वो तो एक इन केस कहा था उसने कि बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, तो कांड क्या होगा। फिलहाल ये पूछा कितनी है, तो वो ना यहाँ भी एक व्यक्ति निश्चित दूरी को समान चाल से 5 घंटे में तय करता है। हाँ, बढ़ाने के बाद पूछे तो 30, पहले पूछे तो 29। सही बात है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति नौका की धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल सकता है, तो धारा की चाल बताओ। जोड़ के याद है और घटा के याद है? देखो, कह रहा है एक व्यक्ति एक नौका की धारा की दिशा में, नौका की धारा की दिशा मतलब B+W। एक बात सुनो, जब पानी के बहाव के साथ जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, यानी B+W कितना है? 9। और कह रहा है धारा के विपरीत जाओगे तो B-W। B क्या है? बोट। W क्या है? वाटर। ये कितनी है? 7। हमसे पूछा है धारा की चाल। अगर B पूछा होता तो जोड़ के आधा 9 से 16 का आधा 8, और W पूछा होता तो घटा के आधा 9 में से 7 गए 2 का आधा 1, जोड़ के आधा घटा के आधा। बहुत अच्छे से बोट एंड स्टीम खत्म किया है। समझ में आया? लग रहा है कुछ नया पढ़ रहे हैं, हो ही नहीं सकता नया। आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 9982 रुपये 50 पैसा हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक वर्ष के आधार पर की जाती है, तो धनराशि क्या है? कोनो दिक्कत? बात क्या है? आसान है, लेकिन आप चीजों को समझो। 12 मंथ में जो रेट है वो 12% है नहीं है, लेकिन मामला अगर आधा होता है, ये हाफ ईयरली करते हैं तो इधर भी हाफ करते थे, एक क्वार्टर करते थे तो इधर भी क्वार्टर करते थे, तो 12 मंथ्स का 12%, तो 10 मंथ्स का ब्याज कितना होगा? कितना होगा? 10%। होगा नहीं होगा? तो ऐसी कोई राशि रही होगा। सुनो, 2.5 वर्ष में कितने? 2 सही 1/2 ईयर में 30 मंथ होते नहीं होते? अरे
अरे 2.5 साल में कितने कितने महीने? 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, 2.5 साल में 30 महीने, 2.5 साल में 30 महीने। अब सोचो ऐसी कौन सी धनराशि है जिसका 10% 3 बार बढ़ाया जाए? 10%, 10% और 10%, और आ रहा है 9982 रुपया 50 पैसा। अगर तुमने 8,000 लिया, सुनो सुन लो, अगर तुमने 8,000 लिया, थोड़ा ऊपर करो, अगर तुमने 8,000, बस सुनो, सुनो, इसका फार्मूला भी होता है A बराबर P 1+R/100 मर जाओगे। बड़े ध्यान से सुनो कि अगर ये 8,000 है, अमन थोड़ा सा नीचे करो क्वेश्चन को बस। अगर तुमने ये 8,000 लिया तो 10% हिसाब से 800 मिलेगा, यहाँ 800 मिलेगा, यहाँ 800 से ज्यादा, यहाँ 800 से और ज्यादा, यानी कि लगभग 2400 से ज्यादा मिलेगा। और 8,000 में 2400 जोड़ोगे तो इतना मिलेगा, 10,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। ये वाला ज्यादा हो रहा है तो ये भी इसका बाप है, इसका बाप है। और अगर 7800 को 3 बार बढ़ा लो, कुछ बढ़ा लो, लास्ट में 8 ही रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा? लेकिन तुम्हें चाहिए 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी। अगर अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ये, मेरी बात सुनो, मैं तो ऐसे कराया है, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे कराता हूँ। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने 5 चैप्टर ऐसे खत्म कराए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही खत्म कराए हैं एरो पे, बिना किसी फार्मूले के। देखिए अदरवाइज आप कैसे, एक फार्मूला होता है A बराबर P 1+R/100 सही है, T या N कुछ भी कह लो, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9982.5। दिस इज P 1+10/100 भाई साहब P का मान निकाल लो, पॉसिबल है? निकाल के देखो, P का मान निकाल लो। हमने सवाल बिना सॉल्व कर लगा दिया और यहाँ पर आपसे P का मान नहीं निकलेगा। अगर आपने अगर ऐसे करने की कोशिश भी की ना, चेष्टा, तो गुजर जाओगे। हाँ, काक चेष्टा बनेगी। अरे सोच के देखो, क्या इस नंबर को सॉल्व करना आसान है? कोई निकाल पाएगा? एक बार ट्राई करो, ट्राई करो इस आंसर, इसका P का मान निकाल पा रहे हो? नहीं, सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो, देखते हैं क्या है। अरे काम कर लो, निपट जाओगे इसमें, कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, सही है। देखिए 30 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान, तो एक आयताकार मैदान बनाओ जिसकी लंबाई है 30 और चौड़ाई है 25। मैदान के बाहर 4 और 5 मीटर, यानी कि 4 और बनाना है। रास्ता बन गया, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो बताना आयता क्या लिखा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल। आयताकार का क्षेत्र, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर बड़े वाले को सुनो, लंबाई 5, तो सुन लो सुन लो सुन लो, जो लंबाई थी 5 इधर बढ़ी और 5 इधर बढ़ी, तो लंबाई 40 हो गई, नहीं होगी? यहां से यहां तक की लंबाई 40 हो गई, और चौड़ाई 5 ऊपर बढ़ी, चौड़ाई 5 नीचे बढ़ी, तो चौड़ाई 35 हो गई। हो गई नहीं हो गई? हो गई। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? 40 गुणे 35, जिसमें से घटा दो अंदर वाले का क्षेत्रफल 30 गुणे 25।
35 दूनी 70 दूनी 140 मतलब 1400, और 35 नहीं 75 750, 250 नीचे का रहेगा, 400 ऊपर का रहेगा, 650। सही है। सही है, क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ जल्दी से खत्म करो, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन के बक प्रेस, लंबवृत्तीय बेलन का बक प्रेस क्या होता है? 2πr/h। अरे बेलन का बक प्रेस क्या होता है? और संपूर्ण प्रेस क्या होता है? 2πr/r+h। ठीक है, कितना दे रखा है? 3432, और उसकी ऊंचाई मतलब h दे रखा है 10.5। दो पाई का मान क्या होता है? 22/7। एच आर का मान पता नहीं, लेकिन एच का मान है कितना? 10.5 बराबर 3432। तो काटा पीटी करके पहले तो आर का मान निकालो। मैं काटूं? 15 7 105 1.5 आ जाएगा। और 22 की सुनो, 2 की अगर इससे गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। 2 की 1.5 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? फिलहाल 3 आ गया। क्या आ गया? 3। अब आर का मान पता है क्या आएगा? 3432/22 × 3, यही मिलेगा। अब काट लो। 22 से काटूं? 22 एकम 22 बचे 12, 23, 22 पंजे 110, 22 छंग 132। 22 एकम 22 12 132 हो गया। अरे 22 एकम 22 कितना मिला? 12, 132 हो गया। 123 100 और 22 पंजे 110, 13, 2 उधर है 132, 22 छंग 132। अब 3 से कटेगा, 6 7 8 3 से कटेगा नहीं, तो आर का मान कितना आ गया? और पूछा है बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का, और बेलन का आयतन क्या होता है भाई? बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान 116/3 गुणे 116/3, और एच का मान कितना है? 10.5। काटे? 7 से काटो। अगर मैं से 7 से काटूंगा तो 15 7 105 आएगा। 3 से काटूंगा 0.5 आएगा। कोई दिक्कत तो ना हो रही है। और 22 पंजे 110, 11 आ जाएगा। अरे आ जाएगा। अब नंबर बचता है नीचे, लेकिन नीचे तो 3 आ रहा है। क्या? कहाँ पे? कहाँ 52 आ रहा है? कुछ रह गया क्या? नीचे का, अरे हम जो भी आएगा देखो। अब 116 का स्क्वायर कितना होता है? 134 56। क्या? कहाँ घट रहा है? नहीं घट रहा है। ऑप्शन देखना, ऑप्शन देखना, ऐसा कुछ है? हैं? एक काम किया होगा फिर उन्होंने, देखो नंबर और लास्ट के छोड़ दिए होंगे, लास्ट के डिजिट छोड़ दिए होंगे, और तो कुछ बचा नहीं। 52 आ रही है, तो गलती कहाँ होगी मेरे से? ये गलती हो गई कहीं। चलो देख ले रहे हैं दोबारा। हाँ तो गलती हो गई वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अनदर डेसिमल में आ रहा है नंबर। देखो 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब आर, और एच का मतलब
5 बराबर 34 32। कोई दिक्कत? अब सोच रहे हो कैलकुलेशन कितनी खतरनाक, अगर एक बार कहीं गलत हो गया तो गए। चलो 7 से काटो, 15 7 105 होता है, 1.5 होता है। तो ये क्या मिलेगा? 1.5 और इसकी जगह 3 मिलेगा। 3 गुणे 22 गुणे आर बराबर 34 32। सही तो आ रहा है ये, फिर कहाँ गलत हुआ? 22 एकम कितना बचेगा? 12 12 बचेगा, 123 हो गया। और 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, कितना बचेगा? 13 हो गया, 132। और 22 छंग 100 यहाँ 16 कर दिया था, वो सबको सही किया था। 22 पंजे सबको सही किया था, लेकिन ध्यान रख रहे हो वो एक लिख दिया था धोखे में, कांड हो गया। 52 आ जाएगा। हाँ आया नहीं आया? अब थोड़ी बताना, पाई आर स्क्वायर एच का मान निकाल दो। पाई आर स्क्वायर और एच सबका मान पता है, और एच कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। सही है। तो जीडी का मॉक 2 खत्म होगा, एसएससी जीडी का मॉक 2 खत्म होगा। यहाँ पर क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन देखते जाएंगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चन पता चल रहा है कि कौन कौन से तरीके यूज होंगे। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट मॉक में, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट मॉक में।